हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। पढ़ाई लिखाई ऐसे चल रहा है सब लोगों का। फिर आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ, जो हम अभी चला रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7.2 का 1 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लगभग हर अभी तक जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट कैसे है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो क्या थोड़ा सा बदल गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी अनुपात ही ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए जो है दिए हुआ 1, -5 और बी जो दिए हुआ -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित होता है। उस विभाजित बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है किससे विभाजित होता है? एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो हमको क्या करना है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है उसका, और साथ साथ उसका जो एक्स का निर्देशांक है वो भी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हम लोग को क्वेश्चन समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का फिगर इसका देखिए। बोला है कि कोई 2 बिंदु है, कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। इन दोनों का जो निर्देशांक है वो दिया हुआ है। एक का दिया 1 -5 और दूसरे का दिया हुआ है -4 और 5। ठीक है, बोला है कि एक्स अक्ष जो है इसको काट रहा है। एक्स अक्ष क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। मतलब अगर एक्स अक्ष काटेगा तो यहाँ पे काटेगा, तो अगर एक्स अक्ष काटेगा तो एक्स अक्ष पे जो वाई का निर्देशांक होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जब चैप्टर शुरू हो रहा था उससे पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक्स अक्ष पर जो वाई का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। पहले ये जो बिंदु है ए और बी से मिलाने वाले जो रेखाखंड है वो किस अनुपात में विभाजित हो रही है, एक्स अक्ष से। ठीक है, तो पहले अनुपात ज्ञात करना है और साथ साथ एक्स अक्ष की जो पॉइंट है उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो एक निर्देशांक हमको पता हो गया कि एक्स अक्ष अगर काट रहा है, कहने का मतलब ये है कि वाई का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इसके 7.1 में कि एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये हम लोगों ने अच्छे से समझा हुआ है। अब बस इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे हम, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। वही फॉर्मूला विभाजन सूत्र रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है, ठीक है ना, जहाँ पे एक्स अक्ष इसको काट रहा है, तो हम लोग को इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बिंदु P का निर्देशांक जो निकालेंगे तो हो जाएगा x, 0 क्योंकि y का निर्देशांक जो होगा वो x अक्ष पर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है भाई, जब हम लोग x, 0 का निकालना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा m1 x2 क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ये फॉर्मूला है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें वैल्यू रखना है इसका। तो हम लोग इसका पी एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है, पी एक्स और ये वाई क्या है हमारा, 0। और हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं। हम लोगों को क्या निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m1 अनुपात m2 हम लोग को क्या करना है, पता करना है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में मालूम किए हैं। इसके साथ साथ नहीं हम लोग को इसमें x का निर्देशांक पता करना है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी x1 x2 दिया हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको समझ में आया तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये x1 क्या है आपका, x1 है 1 और x2 क्या है, x2 है -4। ठीक है, y1 क्या है भाई, तो y1 है -5 और y2 क्या है आपका, तो y2 है 5।
ठीक है। अब जब इसमें इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा m1, चूंकि m1 का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, x2 का वैल्यू दिया है, x2 का वैल्यू क्या है देखिए -4 प्लस m2 गुने m2 का वैल्यू दिया नहीं है तो x1 का वैल्यू रखेंगे, x1 का वैल्यू 1 बाई m1 प्लस m2, चूंकि इसका वैल्यू तो है नहीं, हमको इसी का वैल्यू निकालना है m1 और m2 का। फिर अगला वाले में चलेंगे तो m1/2, m1 का वैल्यू पता नहीं, y2 का वैल्यू क्या है भाई, तो y2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कैसे -5, फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग m2 क्या करेंगे, y1 कितना है भाई 5, y2 कितना है 5 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मतलब अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4m1 प्लस m2 बटा हो जाएगा ये m1 और प्लस में m2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे -5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा -5m1, ये हो जाएगा प्लस 5m2, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा आपका m1 और प्लस में m2। देखिए अब यहाँ देख लीजिए, अगर हम लोग अब इसका कंपैरिजन करते हैं, किसका कंपैरिजन किससे करेंगे भाई, तो जो x का निर्देशांक है वो x वाले से कंपैरिजन करेंगे और y का y वाले से। तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए आसानी दिया है कि यहाँ पे ये 0 दिया, y क्या होता है 0, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे, आसानी से m1 m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं 0 के इक्वल टू करेंगे, मतलब 0 है उसके इक्वल टू y वाले करेंगे, क्योंकि y का निर्देशांक क्या है वहाँ पे 0 है, यहाँ पे y का निर्देशांक क्या है ये टोटल है, तो हम लोग इसको इक्वल करेंगे, किसके इक्वल करेंगे 0 के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि 0 इक्वल टू किसके 0 इक्वल होगा भाई, तो -m1 और प्लस m5 -5m1 और प्लस 5m2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसे इक्वल करेंगे, अब वो क्या होगा, वो 0 के बराबर चला जाएगा, ये जो m1 प्लस m2 0 से जाएगा और 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही वो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फिर हो जाएगा सब 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा -5m1 और प्लस में क्या हो जाएगा 5m2। फिर आगे चलते हैं, ये -5 तो बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5m1 इक्वल टू हो जाएगा ये 5m2, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका m1 बट्टे m2, m2 उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर 5/5, तो ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/1, मतलब कि m1 और बट्टे m2 जो हमारा आएगा वो आएगा 1/1। कहने का मतलब ये हुआ कि m1 अनुपात m2 जो निकल के आया हमारा, निकल के आया 1:1। बात समझ में आ गया। अब आपका m1 m2 निकल गया, अब बोला है कि x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आज सिंपल है, x का वैल्यू निकालना, कैसे निकलेगा देखिए, x किसके इक्वल में, x के इक्वल में क्या है -4m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2, इक्वल कर दीजिए इसको, तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पे -4 m1 का वैल्यू हमको पता चल गया 1 प्लस m2 का वैल्यू हमको पता चल गया, क्या पता चल गया 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा -4 प्लस 1 बट्टे में 2। आगे इसको करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 में 2, ये जाएगा आपका x का निर्देशांक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज पूछा गया था, एक पूछा गया था आपका क्या चीज पूछा गया था x का निर्देशांक, ठीक है, और एक पूछा गया था कि x अक्ष जो है वो रेखा AB को, रेखाखंड AB जो है उसको किस अनुपात में वैध करती है। तो एक अनुपात निकालना था और दूसरा क्या निकालना था, हमको निर्देशांक निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अनुपात निकाला। अनुपात निकालने में आपको ये ख्याल रखना है, इसी क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि ये जो रेखा है, ये जो AB रेखा है, ये जो है इसको y अक्ष काटती है, ठीक है, y अक्ष किस अनुपात में काटती है, तो y अक्ष का जब बात करेगा तो y अक्ष पे क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो हम सेम इसी तरह से बैठा लेंगे क्वेश्चन को और वहां पे क्या कर देंगे, x वाले से तुलना कर देंगे 0 वाले से, तो क्या हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दो बातें ध्यान रखनी है, एक ये कि x अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है और y अक्ष पे x का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। दूसरी बात कि कंपेयर जो करेंगे तो जो 0 वाला है उसी से कंपेयर करेंगे, ऐसा ना कि x वाले से कंपेयर करने लग जाए। जब इससे बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा
M1 और M2 का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसा दिया ही जाता है क्वेश्चन में ताकि हम लोग इसको क्या करें, 0 के बराबर देके सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या कर आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, अब क्वेश्चन नंबर 6। अब इस 7.1 क्या कि पूरे एनसीईआरटी में एक खास बात यह है कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है, एक अलग वैल्यू रखता है। और एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन जो होता है वो एक अलग टाइप का होता है। अगर एनसीईआरटी की किसी एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है। इसीलिए सब अपने आप में ना वो एक अपना एक ये रखता है, वैल्यू रखता है कि उसको ही पढ़ना जरूरी है। तो एनसीईआरटी का हम कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। अदर बहुत सारे हेल्प बुक है अदर जिससे हम लोग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, उसका अगर 2 4 5 क्वेश्चन अगर रह भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन छूट जाता है मतलब समझ लीजिए कि एक तरीका हमने नहीं सीखा। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन एक तरीका होता है। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, बोला है कि यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब 4 पॉइंट जो है 4 पॉइंट है उसका निर्देशांक दे दिया और क्या क्या रहा है, बोला कि वो जो निर्देशांक है वो जो 4 पॉइंट है वो एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है। क्या बना रहा है, समांतर चतुर्भुज बना रहा है। तो बोला है कि x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया मेरा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D। अगर एक लगातार इसको हम लोग लेते हैं तो क्या है, पहला हो जाएगा 1,2, दूसरा हो जाएगा आपका 4,y, तीसरा हो जाएगा आपका x, 6 और चौथा हो जाएगा आपका 3,5। ठीक है, ये हो जाएगा 4 निर्देशांक। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को वो सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 9 में समांतर चतुर्भुज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज जो है इक्वल होता है ना, समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज, अगर उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों को नहीं मालूम होगी, उसकी विशेषताएं अगर हम लोग को ना मालूम होगा तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर उसको ये ना पता हो कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण बराबर होता है ना, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जिस बच्चे को ये बात ना पता हो वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। इसलिए उनको इस क्वेश्चन करने से पहले ये बात मालूम होना चाहिए कि इसका जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए अभी हम लोग जस्ट विभाजन सूत्र पढ़ते आए हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र पढ़ते आए हैं तो विभाजन सूत्र जो हमने पढ़ा है तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसमें किसी अनुपात विभाजित करता था, है ना, बराबर अनुपात विभाजित नहीं करता था। अगर बराबर अनुपात विभाजित कर रहा है मतलब कोई भी लाइन हो 2 बराबर भाग में बांटा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा बात है। तो ये जो निर्देशांक निकलता है इसका एक फॉर्मूला है। अगर बराबर भागों में अगर कोई लाइन है उसको कोई पॉइंट है 2 बराबर भाग में बांट रहा है तो सिंपल है, x1 + x2 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, y1 + y2 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि समान मतलब अगर समान विभाजित करेगा मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगा तो उसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर उसका निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका x1 + x2 y2 और हो जाएगा y1 + y2 और y2, बस कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना, 2 से भाग दे देना। ठीक है, इसको ये आता है कि जब कोई बिंदु जो है वो किसी रेखा को जब 2 बराबर भागों में बांटता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बात होता है, ये जो हमारा AC है, ये जो AC विकर्ण हमने खींचा है
ये सम विभाजित हो रहा है, मतलब जितना ये है उतना ही ये भी है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो BC BD खींचा है, ये BD में जितना ये है उतना ही ये भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो इसका देखो पॉइंट O जो है, वो O जो है वो क्या कर रहा है, इसको जो विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, बराबर बराबर। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। हमको ये बात पता है कि ये जो है ये वाला जो पॉइंट होगा आपस में दोनों एक ही पॉइंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये दोनों एक पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु जो होता है, अगर ये चैप्टर में आप पढ़िएगा तो मध्य बिंदु अगर होगा तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर दो रेखा है उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो ए ओ है ये इक्वल कैसे होगा, ये देखिए इन दोनों का जो निर्देशांक आएगा वो दोनों इन दोनों का बराबर बराबर आएगा। ए बी ए सी को जो ओ पॉइंट विभाजित करेगा सेम निर्देशांक पे, और बी डी को जो करेगा वो भी सेम निर्देशांक पे। कैसे करेगा देख लीजिए। जब हम लोग AC के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, AC के बारे में बात करेंगे, तो AC वाले में क्या होगा, इसी फॉर्मूला इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो सीधे क्या हो जाएगा, ये AC के लिए जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा x1 प्लस x2/2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। इधर फॉर्मूला लिख दीजिए। अब उसका जो बराबर होगा उसका मध्य बिंदु, इसका भी वही मध्य बिंदु सेम है, वही है, तो इसका जो होगा आपका x1 प्लस x2/2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। देखिए अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ओ वाला, ये ओ का निकालने का है, दोनों बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, इसको देखिए इसका निकालिएगा। अब ये अब AC के लिए कर रहे हैं, तो AC में क्या है, x1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1, x2 क्या है x है, तो 1 प्लस x/2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा y1 क्या है आपका 2 और प्लस क्या है 6, और y में क्या हो जाएगा 2। चलिए इधर आ जाइए, इसका इस वाले BD में देखिएगा, तो BD में क्या है आपका, ये है आपका 4 और प्लस कितना है 3, अब बट्टा में क्या है 2। और अगर इसमें देखिए फिर अगला देखिएगा उसका y वाले में देखिएगा, तो y और प्लस में कितना है 5 और बट्टे में 2। अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या बराबर है, तो इसका x वाला इसके x वाले के बराबर होगा, इसका y वाला इसके y वाले के बराबर होगा, मतलब इसका x निर्देशांक इसके y ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा। तो हम लोग y से क्या करेंगे, इसको बराबर करके चलेंगे। तो एक बार लेके चलेंगे हम लोग 1 प्लस x/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 को जोड़े तो हो जाएगा 7/2। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या इसको ऐसे ही काट सकते हैं, नीचे 2 से 2 कट जाता है, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1, मतलब x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6, ठीक है। हम चाहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, लेकिन नीचे से कट जाता है, पता ही है, इधर द्विगुना में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। दूसरा अगर आप y वाले का करेंगे अगर, तो y वाले में क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/2 बराबर क्या हो जाएगा ये y प्लस 5, अब y में क्या हो जाएगा 2, इधर भी 2, दोनों 2 से 2 कर दिया, तो क्या बच गया 8 बराबर आ गया y प्लस 5। मतलब y अगर हमको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 8 में से 5 माइनस करना होगा, तो y बराबर निकल गया हमारा 3, है ना। y कितना निकल के आ गया, y हम लोग का निकल के आ गया है 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या याद होना चाहिए, हमको क्या मालूम होना चाहिए, हमको ये मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजित करने का मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये दोनों का मध्य बिंदु सेम ही ना होगा, इसका भी मध्य बिंदु इसका मध्य एक जगह पे काट रहा है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB का मध्य बिंदु, यहाँ पे अगर चाहिए थोड़ा सा लैंग्वेज अगर लिखना तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी लिखना, ये भी आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब AC का मध्य बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके BD के मध्य बिंदु को बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे बारी बारी से x और वैल्यू का मान निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से अगर देख लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि आपका कॉन्सेप्ट
आपका बेसिक पहले से जो है वो सही होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।